हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। अगेन ये एसआई सीरीज हम लेकर आपके सामने हाजिर और आज हम थर्ड डे कवर करने वाले हैं, जिसमें आज थोड़ा इम्पोर्टेंट पीरियड रहने वाला है क्योंकि मैंने बिहार के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज कवर किए हैं इसमें और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से 110% क्वेश्चंस बनते हैं। सो अगर आपने सीरीज बिहार एसआई सीरीज जो है जिसका डे 1 और डे 2 आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो पिछले साल एग्जामिनेशन हॉल्स में देखे गए हैं और जो भी डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उसी के तर्ज पर मैंने ये सारे के सारे सीरीज को यहाँ पे डिज़ाइन किया है। सो फर्स्ट हमारा स्लाइड है आज का। सबसे पहले तो बिहार का कुछ करंट अफेयर्स है। टोटल 15 करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बिहार के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जुलाई 2023 को जारी रिपोर्ट में राष्ट्रीय बहुआया अमीर गरीबी सूचकांक में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो ये है बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राजकीय मलमास मेला जो जुलाई 2023 में आयोजित हुआ था वह कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मकुंड परिसर, राजगीर, नवादा जिले में। ओके, 2023 में बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राजेंद्र कुमार और शंभू कुमार सुमन को। बिहार में मौसम बिहार नामक ऐप लॉन्च किया गया है, इससे क्या लाभ होगा? मौसम बिहार आपसे पूछा जा सकता है कि ये टर्म क्या है, तो ये एक ऐप है जो कि मौसम की सटीक जानकारी के लिए लॉन्च किया गया है। कब? तो जून 2023 में। ये भी पूछा जा सकता है कब लॉन्च किया गया है और मौसम बिहार है क्या और कहाँ पे मतलब ये लॉन्च किया गया है, तो ये तो फिर नाम से ही आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन शुरू की गई है? तो ये जो है ये अररिया जिले में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में भारत की 100 टॉप यूनिवर्सिटी में बिहार की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है? तो कोई भी नहीं। रवि सिंह को रिसर्च एंड एनालिसिस माफ कीजिएगा विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह किस राज्य से है? तो बिहार के भोजपुर जिले से है। कौन? तो रवि सिंह, जिनको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये बिहार के पटना में रखी गई है। और बिहार में पहले वंदे भारत ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? तो ये पटना और रांची के बीच 27 जून 2023 से स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? तो ये टोटल 9 शहरों में किया है एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन। और किसने किया है? तो पीएम ने किया है। ओके, बिहार की कृषि चौथी रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई है बिहार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में बिहार का पहला कॉलेज कौन है जिससे नेट द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है? जिससे यहाँ नहीं होगा, जिससे होगा ये एरर है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ये दिया है पटना के AN कॉलेज को। भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार के पटना में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय में हाल ही में मैथिली भाषा की पढ़ाई शुरू हुई है, तो कौन से विश्वविद्यालय में हुई है? तो कोलकाता विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैथिली भाषा की पढ़ाई स्टार्ट हुई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंटरनेशनल में बिहार कौन से स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पर है। और मछली पालन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मछली पालन के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये मछली पालन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तालाब मत्स्य की विशेष सहायता योजना जो है वो चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को 70% जो भी इस योजना से जुड़े होंगे लाभार्थी, इनको 70% तक का अनुदान दिया जाए। नेक्स्ट है, अब यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले तो 2-3 स्लाइड्स है जिसमें हम ये देखेंगे कि मुगल काल में जो साहित्य थे और उसका किसी और भाषा में अनुवाद किया था, किसने किया था, किस भाषा में किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं रामायण। रामायण का कौन सी भाषा में किया गया था? फारसी में। किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। भगवत गीता जो है ये फारसी में इसका अनुवाद किया गया था राजा तोडरमल के द्वारा। और पंचतंत्र जिसको लिखा था किसने? विष्णु शर्मा ने, जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था मौलाना शाह मोहम्मद के द्वारा। ये सारे के सारे जो हैं स्लाइड में, ये सबका फारसी में अनुवाद किया गया था। और ये कालिया दमन जो है इसका अनुवाद किया था अबुल फजल ने। अकबरनामा का अनुवाद किया था अबुल फजल ने ही। और बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था फारसी में अब्दुल रहीम खाने खाना ने। हुमायूं नामा को फारसी में किसने ट्रांसलेट किया था? तो ये किया था गुलबदन बेगम ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। लीलावती जो है उसको फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। नेक्स्ट है तुजुके बाबरी, जिसको तुर्की में अनुवाद किया गया था किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। और तुजुके जहांगीरी फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसमें आपने अभी तक पढ़ा होगा जहांगीर ने मोहम्मद खां और मोहम्मद हादी, ये दो भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो इन तीनों का नाम आप याद रखेंगे, हो सकता है किसी एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिल जाए। तबकाते अकबरी जो है वो फारसी में इसका अनुवाद किया गया था और निजामुद्दीन अहमद ने किया था। और शाहजहां नामा जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था इनायत खान ने किया था। फतवाए आलमगीरी फारसी में अनुवाद हुआ था और शेख निजामुद्दीन अहमद ने इसका अनुवाद किया था फारसी में। तबकाते नासिरी ये किस लैंग्वेज में किया गया था? ये इसका पुख्ता सबूत नहीं है। तबकाते नासिरी जो है ये मिन्हाज उस सिराज ने लिखा था। इकबाल नामा ए जहांगीरी जो है ये फारसी में इसका अनुवाद किया गया था और मोतमिद खां बख्शी ने किया था। अब हम देखने वाले हैं कि जो शासक है, कुछ ऐसे शासक हैं और उन्होंने क्या क्या बनवाया है, ये काफी बार आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये 5 जो है ये आप याद कर लीजिए, किसी न किसी एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें है जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, हौजे अलाई, सीरी का किला और हजार सितून। ओके, नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या क्या निर्माण किया गया? तो कुतुब मीनार किया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये किया गया। अब इसके द्वारा इसके बारे में पूछा जाता है कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये मस्जिद है या किला है या मंदिर है? तो ये क्या है? ये मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और बलबन के द्वारा किया गया था बलबन का मकबरा। नेक्स्ट है इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया था? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा और शमसी ईदगाह और हौजे शमसी, इसका निर्माण किया गया था। यहाँ से हम देखने वाले हैं कुछ जो कंपोजिशन होता है अर्थ का वो देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली फिगर पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अप्रॉक्स में आपको याद है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दिखता है हमें एग्जाम में। तो ऑक्सीजन जो है ये कितना परसेंट पाया जाता है? तो 46.5% पाया जाता है। सिलिकॉन जो है ये 27.72% पाया जाता है। आयरन जो है ये 5.01% पाया जाता है। कैल्शियम जो है ये 3.63% और सोडियम वही 2.85% पाया जाता है। पोटेशियम जो है ये 2.62% पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है ये 2.09% पाया जाता है और एल्यूमिनियम जो है वो 8.13% पाया जाता है। यहाँ पे नेपाल को कौन कौन सा स्टेट बॉर्डर करता है? तो फर्स्ट करता है वेस्ट बंगाल, सेकंड बिहार, थर्ड यूपी, फोर्थ सिक्किम एंड थर्ड उत्तरांचल। ये सारे के सारे स्लाइड्स काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगर देख रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स ये समझ में आ रहा होगा कि ये सारे के सारे स्लाइड्स जो हैं उस टाइप से ही डिजाइन किए गए हैं जैसे आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेपाल के बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान को पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर ये जो है वो स्टेट इसको मतलब ऑक्युपाई बोल रही हूँ, इसके बॉर्डर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर का वो पार्ट जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। और भूटान, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
और आसाम, इन सारे स्टेट से ये बॉर्डर है। नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से, मिजोरम से, मेघालय से, त्रिपुरा से एंड आसाम से। वही म्यांमार का अगर आप देख लीजिए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चाइना का जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरांचल। नेक्स्ट यहाँ से हम देखने वाले हैं कॉमन नेम्स हैं एंड केमिकल फार्मूलाज हैं। तो नमक को किस नाम से आप जानते हैं? सोडियम क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl। वॉशिंग सोडा का क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जिसको हिंदी में धोवन सोडा बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा, जिसको बेकिंग सोडा को आप हिंदी में कह सकते हैं वो खाना बनाने वाला जो सोडा होता है वो, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। और इसका केमिकल फार्मूला होगा NaCO3। नेक्स्ट है जल का केमिकल फार्मूला इज H2O और हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड के नाम से भी इसको जानते हैं। चूना का CaO कैल्शियम ऑक्साइड, लाफिंग गैस का N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारे वो फार्मूलाज हैं और वो केमिकल नेम हैं जो आपको धड़ल्ले से किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है और बार बार क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। लाइमस्टोन का याद रखिएगा CaCO2 जो है इसका केमिकल फार्मूला है और केमिकल नेम अगर बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट है। साल्टपेटर का KNO3, HNO3 ने KNO3, यहाँ पे साल्टपेटर का HNO3 से कंफ्यूज किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ऑप्शंस में ये भी देखने को मिला है, लेकिन आपको साल्टपेटर का याद रखना है KNO3 दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम से आप क्या हाइड्रोजन नहीं, पोटेशियम से आप क्या याद रखेंगे? P नहीं KNO3। ओके, जो कुछ एसिड्स हैं और उसके यूज क्या क्या है जो पिछले साल सारे एग्जाम्स में देखने को मिले हैं वो सब मैं यहाँ पे आपको एक बार रिवीजन करवा रही हूँ। एसिडिक एसिड जो है ये अचार बनाने में इसका यूज किया जाता है और फूड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है? CH3COOH किसका केमिकल फार्मूला है? तो ये है एसिडिक एसिड का। बोरिक एसिड का फार्मूला H3BO3। यहाँ पे इसको बोरिक एसिड को यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, गेहूं और राइस के प्रिजर्वेशन के लिए इसको यूज किया जाता है और फाइबर ग्लास मेकिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। किसको? बोरिक एसिड को। नाइट्रिक एसिड को किसके लिए यूज किया जाता है? ये विस्फोटकों के निर्माण में यूज किया जाता है और रॉकेट फ्यूल में ऑक्सीडाइजर के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला किसका? नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का फार्मूला C6H8O7 और साइट्रिक एसिड का काम क्या है? मेकिंग ऑफ एफरवेसेंट साल्ट एंड फूड प्रिजर्वेशन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब वो चमकीला नमक जो होता है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है साइट्रिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज है? कार की बैटरी में, डाई में, पेंट में, पेट्रोलियम शोधन काम में इसका यूज किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। तो ये कुछ एसिड्स थे, उनके यूज थे और उनका केमिकल फार्मूला था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं आता तो नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से हम पॉलिटी सेक्शन में स्टार्ट करते हैं और पॉलिटी में आज हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करा है, लेकिन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, इसलिए सारे के सारे आर्टिकल्स आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो ये कहीं भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो रिवीजन है वो आप बार बार कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन हो जाता है। सो आर्टिकल 14 क्या है? सबसे पहले तो देखिए कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है ये राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार के अंदर जो जो चीजें आती हैं वो हम कवर कर रहे हैं। आर्टिकल 14 में क्या आता है? कानून के समक्ष समानता, दैट इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 में क्या आता है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और
प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 क्या है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, दैट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का उन्मूलन, दैट इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, नेक्स्ट है जो राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है? तो सबसे पहले आप हिंदी में देख लीजिए, उसके बाद मैं इंग्लिश में सारी की सारी चीजों को ट्रांसलेट कर दूंगी। अनुच्छेद 19 में क्या है? सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, और वो कौन कौन से हैं ये आप यहाँ पे देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 दैट इज जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 22 क्या है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कुछ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ वर्ड्स आप हिंदी में नहीं समझ पाते हो, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है, या इंग्लिश के कुछ वर्ड आप नहीं समझ पाते हो तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है, सो दैट कि किसी मीडियम के स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आर्टिकल 19 क्या है? गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स द 6 राइट एंड दे आर एज फॉलोज। ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। एंड आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आपसे पूछा जाता है। ओके, आपसे ये भी पूछा जाता है कि इमरजेंसी के टाइम में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि कैंसिल नहीं होते हैं, जिनका जिसपे कोई रोक नहीं लगाया जाता है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ये सारे हैं या नहीं है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो रिलेटेड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। जो यहाँ पे हम अगर देखें तो आर्टिकल 23 क्या है? मानव में यातायात और जबरन श्रम का निषेध करना। आर्टिकल 24 है कारखानों में और माइंस में बच्चों 14 वर्ष से कम आयु के रोजगार का प्रतिषेध करना। और भारतीय संविधान में ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, डेट इज आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स। एंड आर्टिकल 24 डिनोट क्या करता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस। फिर यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। ये फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर से इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, ये आप याद कर लीजिएगा। एंड आर्टिकल 25 जो कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, वो क्या है? विवेक की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलती है। किसमें? अनुच्छेद 25 में। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या क्या हैं। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 हम देख लेते हैं। आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। एंड आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आर्टिकल 32 में है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार जिसको कहा जाता है। और आर्टिकल 32 क्या है? रेमेडीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है किसी भी एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वन लाइनर है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किस मोबाइल कंपनी ने कंपनी के एआई फोरम 2023 में जनरेटिव एआई मॉडल का अपना सेट लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है सैमसंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे ग्रैमी पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो ये फाल्गुनी शाह को। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर आईसीसी ने आईसीसी हॉल ऑफ फेम की घोषणा करी है? तो ये उपरोक्त सभी चार्लोट एडवर्ड्स ने, अब्दुल कादिर ने और शिव नारायण चंद्रपाल ने, इन तीनों ने ही की है क्या? तो क्रिकेट आईसीसी ने आईसीसी हॉल ऑफ फेम की घोषणा की है किस क्रिकेटर आईसीसी ने? तो ये इन तीनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये दीपिका कुमारी ने जीता है। और आगे का स्लाइड है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान तंजानिया में एक परिसर शुरू करके एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया है? तो ये कौन है? प्रौद्योगिकी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, दैट इज आईआईटी मद्रास। ओके, क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इन नवंबर 2023 which of the following institutes became the first Indian Institute of Technology to set up an international campus by launching a campus in Tanzania? तो ये important question है, इसलिए मैंने वापस से इसको repeat किया है। The right answer is IIT Madras. Next question है, which of the following port the flagship of APS EZ has set another record by handling 6.1 notable है MMT of cargo in October, the highest ever volume by any port in India? तो ये कौन सा पोर्ट है? तो ये मुंद्रा पोर्ट है। APSIZ के प्रमुख निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसने अक्टूबर में 16.1 MMT कार्गो को संभाल कर एक और रिकॉर्ड बनाया है, जो भारत की किसी भी बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा का है? तो ये क्या है? मुंद्रा पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक्ड फर्स्ट एट लोएस्ट फॉर एम्प्लॉइज बाय अ रिसेंट ग्लोबल सर्वे? तो ये क्या है? तुर्की। ये तुर्की जो है ये नवंबर 2023 में हाल ही में ऐसा देश बन गया है जो वैश्विक सर्वेक्षण द्वारा कर्मचारियों के लिए सबसे कम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी हरित ऊर्जा कंपनी भारत की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा कंपनी बन गई है? क्योंकि यह 8.4 गीगावाट GW स्थापित क्षमता के निशान तक पहुंच गई है। तो ये कितना है? 8.4 गीगावाट। ये नोटेबल है, नोट कर लीजिएगा। और हरित ऊर्जा कंपनी, कौन सी हरित ऊर्जा कंपनी भारत की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा कंपनी बन गई है? कितने गीगावाट से? तो ये आप याद रखिएगा, दैट इज अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 का विषय क्या है? थीम क्या है? तो रोगी सुरक्षा का जश्न। सेलिब्रेटिंग पेशेंट्स सेफ्टी जो है वो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2023 का थीम है, जो कि नवंबर 8 को सेलिब्रेट किया जाता है। नवंबर 8 को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेटिंग पेशेंट्स सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस संस्था में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है? तो ये आईआईटी गांधीनगर में की जा रही है। इन नवंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स द फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल, दैट इज AIESC, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल। इसको याद रखिएगा। ये इसका मीटिंग कहाँ पे हुआ है? ये आईआईटी गांधीनगर में हुआ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिहार के करंट अफेयर्स को ले लीजिए, जो भी स्लाइड्स हमने कवर करे हैं आप उसको ले लीजिए। ओके, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछना चाहूंगी, जिसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये आप अपने लिए रिवीजन समझ लीजिए, होमवर्क समझ लीजिए। मुझे बताइए
कि सी वाटर जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो ब्लैक कॉफी होती है, ब्लैक कॉफी, इसका पीएच मान कितना होता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो नॉर्मल रेन जो होता है उसका जो माफ कीजिएगा, नॉर्मल रेन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो ये 3 का पीएच मान आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और एक चीज आप मुझे और बताइए कि ये C2H2O4 ये किसका केमिकल फॉर्मूला है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये ऑक्जेलिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है कि ये किस में पाया जाता है, ये ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके। और शायद आप में से कुछ नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये नहीं पता होगा कि जो कलर्स होते हैं उनका भी पीएच मान होता है, उनका भी पीएच मान होता है। तो चलिए आज यहाँ पे इस वीडियो में ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर बात की जाए नीले रंग की तो उसका पीएच मान क्या होता है, 8 होता है। फिर जो ग्रीन कलर होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। रेड कलर का पीएच मान जो है, रेड कलर का पीएच मान होता है 1 से लेके 2 के बीच में। और ऑरेंज कलर का पीएच मान होता है 4। और वायलेट कलर जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है, उसका पीएच मान होता है 13 से लेके 14 तक। तो सबसे ज्यादा एसी का होता है और सबसे कम किसका होता है, रेड का। और विबग्योर, ठीक है, विबग्योर ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये हर जगह काम में आ जाता है। क्यों काम में आता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई भी कमी नजर आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आज मैंने आपको कुछ केमिकल फार्मूलाज यहाँ पे कवर करवाए हैं। उसमें आई थिंक 1-2 जब मैं बता रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें 1-2 चीजें और इंक्लूडेड होनी चाहिए थी जो हमने नहीं किया है। आई डोंट नो मैंने किस स्लाइड में यहाँ पे कंप्लीट किया है, ये रहा आपका। यहाँ पे कुछ और आप प्लीज नोट डाउन कर लेंगे कि क्विक सिल्वर जो होता है, क्विक सिल्वर, इसका अगर आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो ये क्या होता है, Hg क्विक सिल्वर। ओके। और क्विक सिल्वर को और किस नाम से जाना जाता है, अगर कहा जाए कि इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है मर्क्यूरी। ओके। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपो, राइट, हाइपो का केमिकल नेम क्या होता है, तो ये सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट इसका केमिकल नेम होता है। और केमिकल फार्मूला थोड़ा इसका हार्ड है, याद कर लीजिएगा, Na2S2O3XH2O, ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जो अनाज से, जो ग्रेन से अल्कोहल बनाया जाता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। और इसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, इसका केमिकल नेम क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। और भी बहुत सारे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा और आपका टाइम यहाँ पे लेना चाहूंगी क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जंग का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो जंग का केमिकल फार्मूला होता है Fe2O3, राइट, Fe2O3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। और इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड। फिर जिप्सम का आप सबको पता होगा, जिप्सम का क्या होता है, तो जिप्सम का केमिकल फार्मूला सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, जो कि होता है CaSO4 2H2O, और इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद 1-2 और इम्पॉर्टेंट है, अगर याद किया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो जो कि होता है H2SO4। और इसको किंग ऑफ
किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं इसको, रसायनों का राजा इसको बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि शुष्क बर्फ जो होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है CO2, जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी आप बोलते हैं। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट थे जो हमने आज रिवीजन किया है, और यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा ही जाता है, तो इन सारे के सारे चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी कमी आती है तो मुझे प्लीज़ वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो में वो कमी आपको दोबारा देखने को ना मिले। सो अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक कमेंट जो है ना, वही हमारा मेन जो पूरी मेहनत होती है उसका रिटर्निंग होता है। तो इसमें प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए, हमें बहुत वेट रहता है कि हमें आपका कोई कमेंट मिलेगा, अगर अच्छा है तो अच्छा, और कुछ कमी रह जाती है तो उस कमी को दूर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।